Hello students, welcome back to your YouTube channel Class 10 Champion। आज हम लोग बायोलॉजी के पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नहीं, शुरू हो चुका है, ठीक है, जिसका आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोगों ने पोषण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग ये समझेंगे कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि पोषण के प्रकार कितने हैं। अभी तक हमने रोगों से रक्षा यानी कि पोषण या भोजन की आवश्यकता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, भोजन की आवश्यकता के बारे में पढ़े, यानी कि भोजन कैसे हमारे शरीर को कार्य करता है या भोजन हमें आवश्यक क्यों होता है, इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पोषण के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आपको बताया था स्वपोषण, स्वपोषी पोषण के बारे में क्या बताया जाता है। स्वपोषी को अगर हम लोग देखें तो इसका सीधा सा अर्थ क्या होता है, स्वयं को पोषित करना। ठीक है, यानी कि ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी मतलब उसको ऐसे समझें, ऐसे जगत के बारे में कि जो एक तरीके से क्या करता हो, खुद को पोषित करता हो। ठीक है, खुद को क्या करता हो, पोषित करता हो। जैसे इसको समझें किस तरीके से, जैसे हरे पादप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ हरे पादप की बात की जा रही है, सूखे की नहीं, ये भी ध्यान रखिए। ठीक, जैसे हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल H2O से प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण स्वयं कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी को हमें बारीकी से समझना है। कैसे, देखिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आपको पता है कि हम लोग भारी मात्रा में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का कार्य करते हैं। कौन निकालता है, मनुष्य। यहाँ सबसे पहले बताया जाता है, ठीक है, यहाँ सबसे पहले बताया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड की व्यवस्था देखी जाए, ठीक है, तो चाहे वो मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो पूरा, और चाहे एनिमल हो, ठीक है, कोई भी हो, ठीक, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे मादा हो, कुछ भी हो, ठीक, सभी लोग क्या करते हैं, एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ठीक, आपको बता दें कि बहुत से ऐसे पादप जगत ही हैं, पादप जगत में बहुत ऐसे ऐसे प्लांट हैं जो एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ही निर्वहन करते हैं, मतलब वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आपको बता दें कैसे, देखिए, आपने देखा होगा कि गाँव में, ठीक है, लोग नीम के पेड़ के नीचे सो जाते हैं, पर इमली के पेड़ के नीचे कोई नहीं सोता। ठीक है, आपने सुना होगा। ठीक है, इमली के पेड़ के नीचे न सोने का यही भी कारण भी होता है। ठीक है, इसलिए ये कारण होता है कि एक तरीके से रात में उससे भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इमली के पेड़ को भी। ठीक, रात में, रात के समय इमली का जो पेड़ होता है, ठीक है, उससे भी क्या होती है, एक तरीके से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और अगर आप उसके नीचे सोने लगेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे आपके शरीर से ऑक्सीजन सोखने लगेगा। ठीक है, आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे या कुछ भी, ऐसे आप ऐसे समझिए कि आप अंगीठी को जला लें गर्मी में, ठंडी में, और सोने लगे, तो जितनी मात्रा में कोयला जलता जाएगा, ठीक है, जिस तरीके से कोयला जलता जाएगा, उस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक, और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से बहुत से लोगों ने, आपने सुना होगा कि अंगीठी जला के सोने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आपने इसको सुना होगा कि अंगीठी या कोयले को जलाकर सोने से पेपर ऊपर में उस आदमी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसमें सबसे बड़ा रीजन यही रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है कौन, कोयला। ठीक, तो यहाँ ये चीजें क्या की जाती हैं, बताई जाती हैं। तो यहाँ इसका मतलब यह है कि कुछ पादप जगत के ऐसे भी पेड़ हैं, ठीक है, ऐसे भी प्लांट हैं, और सिर्फ इमली ही नहीं, बहुत से ऐसे प्लांट हैं, ठीक है, जो एक तरीके से ऑक्सीजन को वो भी ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताता है कि अगर देखा जाए, हरे पादप एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को, ठीक है, जल को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और आपने देखा होगा, एक चीज और आपको बता दें कि जो प्लांट, जो पेड़ से पहले पौधा होता है, ठीक है, जो पेड़ होता है उससे पहले क्या होते हैं, पौधे होते हैं। पौधों को आपने सबसे पहली चीज क्या किया होगा, जल दिया होगा जरूर। ठीक, यानी पानी भरे होंगे पौधे जब छोटे छोटे रहते हैं। ठीक, लेकिन बड़े होने के बाद में आप उन्हें ना खाद देते हैं, ना पानी देते हैं, ना कुछ देते हैं, लेकिन तब भी एक तरीके से हरे भरे हमेशा आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे बगल में प्लांट लगा हुआ है नीम का, आप देख सकते हो, कोई पानी नहीं पड़ता, लेकिन देख लो तब भी हरा भरा हमेशा रहता है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जब पौधे, ठीक है, जो पौधे हैं यानी कि जो प्लांट हैं एक तरीके से, वो जब धीरे धीरे पेड़ में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं, वो अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसका सबसे बड़ा रीजन है आपकी पृथ्वी।
और इसमें पृथ्वी को क्या चीज व्यक्त किया जाता है, पृथ्वी में क्या इसको बताया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं उनकी जड़ें काफी दूर तक फैल जाती हैं। ठीक, जो बड़े प्लांट होते हैं उनकी जड़ें क्या होती हैं, काफी दूर तक फैल जाती हैं। काफी दूर तक मतलब क्या, आप देखेंगे कि पीपल या बरगद के जो पेड़ हैं वो काफी दूर तक उनकी जड़ें फैली हुई हैं। ठीक, तो क्या काम करते हैं आप देखेंगे उसमें कि, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा इसको, कि ये जो व्यवस्था होती है ये बड़े प्लांटों के लिए होती है, आपके धान गेहूं इन सब के लिए व्यवस्था नहीं होती। उन्हें आपको सींचना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी जड़ें, अब आपको बता दें कि जो ये पेड़ की जड़ें होती हैं इनमें एक रूट होता है जिसको कहा जाता है, क्या जानते हैं, मेन रूट, जिसको हिंदी में मूल जड़ कहते हैं। और मूल जड़ को बताया जाता है कि पृथ्वी के करीब 30 फीट अंदर धसे होते हैं। जो इनकी मूल जड़ें होती हैं एक तरीके से प्लांट की, बड़े बड़े पेड़ पौधों की, वो करीब 30 फुट के अंदर गहराई में धसे होते हैं। इसीलिए आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि आप कोई बोरिंग कराएं या नल खुदाएं, ठीक है, नल लगवाने के लिए, तो 30 फुट 40 फुट आपको पानी देखने को मिलेगा। ठीक, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो 30 फुट 40 फुट तक पानी मिलेगा जहां पर, वहां पर अगल बगल के पेड़ पौधे हरे भरे ही रहेंगे। और वही आप ये बात कीजिए रेगिस्तान में, तो रेगिस्तान में 30-40 फुट अगर पानी होता तो हर जगह पेड़ पौधे हरे भरे होते। इसका मतलब ये है कि उसमें पानी की जो एक तरीके से व्यवस्था देखी जाए तो बहुत नीचे होगी, तो करीब 100 150 या 200 से फुट से भी ज्यादा होगी। ठीक, इस तरीके से इसको क्या कहते हैं हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बताया कि जो पृथ्वी है, तो यहाँ बताया कि पृथ्वी किस तरीके से इसको तैयार करती है। ठीक है, तो हम लोग जैसे अभी समझे इसको कि जो हमारे रेगिस्तान होते हैं वहां पर इसका मतलब ये है कि जल स्तर बहुत नीचे है, या ये भी कहा जा सकता है, ये नहीं कहा जा सकता कि जल स्तर है ही नहीं, ठीक है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जल स्तर जो है बहुत नीचे है। ठीक, तो फिर यहाँ देखा जाए तो पृथ्वी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो पौधे से पेड़ बन जाते हैं उनकी जड़ें, मूल जड़ें जो होती हैं ये क्या होती है, करीब 30 फीट के नीचे से ज्यादा होती हैं। आप लोगों को इंटर फाइनल में जब प्लांट किंगडम पढ़ाया जाएगा, या इंटर फर्स्ट ईयर में भी है प्लांट किंगडम, तो उसमें आपको कई प्रकार की जड़ें बताई जाएंगी। ठीक है, कि जड़ कितने प्रकार की होती है। आपने देखा होगा कि जो मूली और गाजर निकलते हैं, ठीक है, वो भी तरीके से जड़ के रूप में निकलते हैं। ठीक, लेकिन वो किस तरीके से तैयार होते हैं, कैसी व्यवस्था होती है, ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल से फिर प्रकाश द्वारा पणहरिम यानी इसको क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम भी समझेंगे, इसके बाद हम लोग क्लोरोफिल के बारे में जानेंगे क्या होता है। ठीक, तो बता दें प्रकाश के बारे में, हम लोगों ने प्रकाश के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा है। जब प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने प्रकाश के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था। फिर बताया कि पणहरिम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बताया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हम लोग अभी इसी के बाद पणहरिम जानेंगे, पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या जानेंगे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोज यानी जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, एक तरीके से निर्माण करते हैं और स्वयं निर्माण करते हैं, लेकिन किसी की मदद से, किसकी मदद से, प्रकाश की मदद से। जैसे हम लोग मान लीजिए कि सारी व्यवस्था व्यवस्थित कर चुके हैं, यानी कि चावल चुके हैं, दाल धुल चुके हैं, सभी व्यवस्था हो गई, और अगर गैस या चूल्हा न जले तो कुछ भी तैयार नहीं होगा, तो उसमें भी एक तरीके से प्रकाश या ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरीके से इन लोगों को भी क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपने भोज पदार्थ को निर्माण करने के लिए आवश्यकता होती रहती है। ठीक, तो इस तरीके से बताया था कि स्वपोषी क्या होते हैं, अपने अनुसार और अपने लिए स्वयं के लिए भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अब पर्णहरिम के बारे में, कि पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल क्या होता है। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए, चलो लिखो, पर्णहरिम का मतलब लिखो क्लोरोफिल, यानी पर्णहरिम का इंग्लिश में क्लोरोफिल भी कहा है, ध्यान रखते रहो। तो इसमें बताया था क्लोरोफिल के बारे में,
चलिए देखते हैं। यहाँ बताया था पर्णहरिम के बारे में, यानी कि क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है एक तरीके से हरा वर्णक होता है, यानी कि पत्तियों को कहीं ना कहीं हरा प्रदान करने का कार्य एक तरीके से कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। एक हरा वर्णक होता है जो क्या करता है? प्रकाश संवेदक संवेदक के रूप में कार्य करता है। अब इसको हम समझेंगे कि ये कैसे प्रकाश संवेदक के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, चलिए देखिए। प्रकाश संवेदक एक ऐसी व्यवस्था होती है इसको कार्य करने की। आपने देखा होगा कि आपने नाम सुना होगा, अभी आगे हम इसका और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपने सुना होगा रंध्र के बारे में, स्टोमेटा जिसे कहा जाता है। ठीक, ये क्या होता है? एक तरीके से प्रकाश को कहीं ना कहीं डिटेक्ट करता है। कैसे करता है? तो यहाँ सबसे पहले बता दें कि प्रकाश के संवेदक के रूप में कार्य करता है। जैसे ऐसे समझे कि अगर हमें हमारे सही में कहीं मच्छर काट ले, ठीक है, तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इस स्थान पे काटा है। ये नहीं कि अगर आपके कान पे काटे तो आप हाथ खुजलाने लगेंगे ऐसा नहीं होता ना, तो आप सीधे कान को ही खुजलाएंगे। ऐसा कैसे होता है कि हमें पता चलता है कि मच्छर ने हमें काट लिया है? ये सबसे बड़ा कारण है इसका न्यूरॉन्स। ठीक है, हमारे शरीर में इतने न्यूरॉन्स हैं, जिसको तंत्रिका ऊतक के रूप में हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि अगर कहीं पर जैसे मान लीजिए आग जल रहा हो तो उसमें आप अपना हाथ नहीं रख सकते। जैसे भी वो जल रहा हो, आग कहीं जल रही हो, तो आप इसे कहा जाए कि आप अपना हाथ उठाकर आग में रख दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि आग एक तरीके से आपको ज्वलन पैदा करेगा। ठीक है, तो ज्वलन के कारण से हमें पता चलता है कि हमारे हाथ क्या होने जल रहे हैं, और उसको हम क्या कर सकते हैं? बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ये कार्य कौन करता है? एक तरीके से ये कार्य करता है हमारे न्यूरॉन्स। अब इसी तरीके से समझिए कि जो पर्णहरिम है वो कहीं ना कहीं प्रकाश के संवेदक को पहुंचाने का कार्य करता है। प्रकाश के संवेदक को क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। किनमें? पौधों में। किनमें? पौधों में। तो यहाँ यही बताया है कि संवेदक के रूप में कार्य करता है, या प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, और साथ साथ प्रकाश संश्लेषण में सहायक भी होता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी। अब इन 3 चीजों के बारे में हम लोग इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी। ये जो दिया गया है आपको, इसको क्या पढ़ेंगे? इंटर फर्स्ट ईयर में। हाँ, ये है क्लोरोफिल ए। अभी आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी हो सकता है क्लोरोफिल बी सी बताया जा सके आपको। ठीक, तो ये बताया आपको पर्णहरिम के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। चलिए, पादपों में प्रकाश संश्लेषण। चलिए नोट कर लीजिए इसको, तो हम एक एक चीज को बारीकी से समझें। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग समझेंगे। क्या बता रहा है कि प्रत्येक हरा पादप, ठीक है, जितने आप देखेंगे हरे भरे पौधे हैं, ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यह ध्यान रखिएगा कि सिर्फ हरे पादप की बात की जा रही है, सूखे की नहीं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि क्या कह सकते हैं हम लोग कि कोई सूखा लकड़ी या कोई कुर्सी हो कोई तरीके से व्यवस्था करेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई सूखी लकड़ी बहुत लंबे समय तक पड़ी है तो आप देखेंगे उसमें भी हरे हरे कुछ प्लांट लगने लगते हैं। ठीक, क्योंकि हर एक पादप में कार्बन की व्यवस्था होती है। जैसे आप किसी पेड़ को काटते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा संचित तो रहती ही है। ठीक है, तो ऊर्जा जो संचित रहती है वो एक तरीके से नए पौधों को अपने अंदर उत्पादित करने की क्षमता रखता है। ठीक, तो यहाँ बताया था एक तरीके से कि प्रत्येक हरा पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा CO2 की सहायता से, यानी जल H2O, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से स्वयं भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। और फिर क्या होता है कि पादपों द्वारा यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जब इनका भोजन बनकर तैयार हो जाएगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कही जाएगी। प्रकाश संश्लेषण एक तरीके से जैव रासायनिक प्रक्रिया है। ये जैव रासायनिक प्रक्रिया कही की जाती है क्योंकि इसका जो जुड़ाव है
कहीं ना कहीं तरीके से पृथ्वी से है। किससे है? पृथ्वी से है। कैसे? देखिए, बताया जाता है कि जो ये अपना जल और CO2 को ग्रहण करता है, वो सूर्य के प्रकाश से तो ग्रहण नहीं करता। सूर्य के प्रकाश से सिर्फ से ऊष्मा मिलती है, एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है, और बाकी सभी चीजें इसको कहाँ से मिलती है? पृथ्वी से। क्या क्या चीजें? जल इसको पृथ्वी से मिले, हर प्रकार के मिनरल्स इसको पृथ्वी से मिलते हैं, ठीक है। और जो गैसें हैं एक तरीके से CO2 हो गया, ठीक है, कहाँ से मिलते हैं? वायु मंडल से मिलते हैं, ठीक। तो इन चीजों को क्या किया जाता है? बताया जाता है। और ये सारी चीजें मिलकर एक तरीके से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करने में, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने में सक्षम होती है, एक तरीके से मदद करती है, ठीक। अब हम लोग ये समझेंगे इसमें, जैसे होता है ना प्रकाश संश्लेषण जैव रासायनिक प्रक्रिया, तो जैव रासायनिक प्रक्रिया इसी तरीके से होती है क्योंकि पृथ्वी से जुड़ी हुई है, और जैविक रसायन के माध्यम से चीजें क्या होती हैं? परिवर्तित होती है। अब हम लोग ये जानेंगे इसमें जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्या कि ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की होती कैसी है। देखिए, अभी यहाँ आपको इस तरीके से बताया जा रहा है, आगे हम लोग इसको जब और आगे भी पढ़ते जाएंगे तो वहां और अच्छे तरीके से समझें कि एक हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर कैसे इस चीजों का निर्माण करते हैं, कैसे ग्लूकोज बनता है, कैसे ऑक्सीजन मतलब जल कैसे बनता है, कैसे ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये तो डायरेक्ट रिएक्शन के रूप में दिया है, लेकिन हम एक एक चीजों को जोड़ कर आगे क्या करेंगे उसी तरीके से समझेंगे। तो जैसे इसमें सबसे पहले दिया गया है CO2। CO2 जो आपको बताया गया है, ये कहाँ पाया जाता है? आपके वातावरण में, ठीक, जिसको क्या कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जल है, जल कहाँ पाया जाता है? जल पाया जाता है पृथ्वी के नीचे, ठीक है, जहाँ चीजें होती हैं। फिर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम। पर्णहरिम यानी इसको क्या कहा जाता है? तरीके से क्लोरोफिल, जो पत्तियों को हरा रखने में क्या होता है? तरीके से सहायक होता है। अब इन सभी को मिलाकर एक तरीके से आपका निर्माण होता है किसका? ग्लूकोज का। अब ये ग्लूकोज एक तरीके से हम लोगों ने देखा गर्मी जब बहुत होने लगती है तो हम लोग भी ग्लूकोन डी और इस सब चीजों का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉल, इनर्जाल, इन सब चीजों का क्या करते हैं? ग्लूकोन डी सब चीजों को मतलब प्रयोग करके और एक पेय पदार्थ में बनाकर इसको हम पीने का कार्य करते हैं, जिससे हमारे शरीर में इंस्टेंस एनर्जी का निर्माण होता है। कि इसलिए क्योंकि आपको पहले से बताया गया है कि एक तरीके से सिर्फ वाटर जो है हमारे शरीर को बैलेंस करता है, कोई एनर्जी नहीं देता, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। हाँ, पानी जो है, ठीक, वाटर कहना वो क्वार्टर नहीं कहना है, जो तो ना हैरान हो। तो यहाँ सबसे पहले बताया जाता है ग्लूकोज के बारे में। तब क्या होता है? जब यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 H2 आपस में मिलते हैं, तब आपका ग्लूकोज और 6 H2O और 6 O2 का क्या होता है? तरीके से निर्माण होता है, यानी कि 6 ऑक्सीजन और 6 जल और क्या कहते हैं? एक ग्लूकोज का इसमें निर्माण होता है। ये चीजें इसमें क्या की जाती हैं? व्यक्त की जाती हैं और बताई जाती हैं, ठीक है। ये चीजें इसमें क्या की जाती हैं? बताई जाती है। यानी आपके कार्बन की संख्या 6 रहेगी, जल की संख्या 12, तो उसमें एक ग्लूकोज और 6 जल और 6 ऑक्सीजन बनकर क्या होते हैं? तैयार होते हैं। ये व्यवस्था आपको बताई जाती है पादप जगत के प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका प्रकाश संश्लेषण खत्म होता है। अब एक चीज ये ध्यान रखिए, अभी इसके बारे में हम लोग और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे आगे। ध्यान रखिए, जब हम लोग पर्णहरिम को या एक तरीके से स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे तो इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे कि कितने कितने परसेंट ऑक्सीजन और कितने कितने परसेंट कार्बन एक साथ मिलके ATP या ADP का क्या करते हैं? तरीके से निर्माण करते हैं, और तब ये पौधों को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये पादपों में प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे खत्म होता है। अब इसके हम कुछ कार्य के बारे में समझेंगे, ठीक है। चलिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।